Welcome students, I am Sarta Bhardwaj. Today we continue the second unit structure of atom from 11th class. And today we discuss about the most important and interesting topic of the chapter, that is quantum mechanical model of an atom. I hope student you remember about the Bohr's model of an atom. And according to Bohr's, the electrons revolving around the nucleus in a certain well-defined circular path. और उन वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ्स को हमने नाम क्या दिया था? ऑर्बिट्स. बट दिस आइडिया ऑफ ऑर्बिट मीन्स फिक्स्ड पाथ is not explained on the basis of the uncertainty principle, on the basis of the dual nature of matter. Means this idea overruled by the uncertainty principle and by the dual nature of matter. और जो हमारे पास ये ऑर्बिट का कंसेप्ट है या बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम है, दैट इज बेस्ड ऑन द क्लासिकल मैकेनिक्स. मीन्स हम ये भी बोल सकते हैं कि जब हमने बोहर्स को ही रिजेक्ट किया, बोहर्स के मॉडल को रिजेक्ट किया, तो मीन्स द क्लासिकल मैकेनिक्स कुड नॉट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम करेक्टली और प्रॉपरली. तो इसीलिए जो साइंटिस्ट थे, दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ न्यू मॉडल विच कुड इनकॉर्पोरेट विद द ड्यूल करेक्टर ऑफ मैटर एंड द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. मीन्स साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया नए मॉडल की खोज को ताकि वो इनकॉर्पोरेट कर पाए किसके साथ? ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के साथ और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ. एंड दिस रिजल्ट इन टू द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू अप्रोच, जिसका नाम हमने क्या रखा? क्वांटम मैकेनिक्स और द वेव मैकेनिक्स. And this quantum mechanics or wave mechanics was developed independently by Werner Heisenberg and Erwin Schrödinger in 1926. And student, in 1927, Erwin Schrödinger proposed a new model of an atom that totally considered the dual character of matter and also considered the Heisenberg uncertainty principle. And this model was known as quantum mechanical model of an atom. स्टूडेंट, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम को करने से पहले आपको एक बात और क्लियर करूँगी मैं कि जो हमारे पास ये क्वांटम मैकेनिक्स है, दैट इज बेस्ड ऑन एन इक्वेशन जिसका नाम क्या है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज द हार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. मीन्स उसको दिल बोला जाता है क्वांटम मैकेनिक्स का. क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो क्वांटम मैकेनिक्स है दैट टोटली बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन. तो स्टूडेंट, बिफोर डिस्कसिंग द पोस्टुलेट ऑफ दैट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, हम पहले क्या करेंगे? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. अब स्टूडेंट, नाम से ही पता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कि दिस इक्वेशन प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट श्रोडिंगर. The scientist Erwin Schrödinger described the wave-like nature of the electron around the nucleus by the mathematical equation. और जो वो मैथमेटिकल इक्वेशन दी गई उसी का नाम क्या रखा गया? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. मीन्स उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस नॉट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट बट इन द फॉर्म ऑफ द वेव, जस्ट लाइक इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ. और इसी वेव लाइक नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने अपनी जो मैथमेटिकल इक्वेशन दी उसी का नाम क्या रखा? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. और अगर हम इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लिखें तो हमारे पास क्या है? कर्ली स्क्वेयर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वेयर प्लस कर्ली स्क्वेयर साई अपॉन कर्ली वाई स्क्वेयर, कर्ली स्क्वेयर साई अपॉन कर्ली जेड स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम अपॉन एच स्क्वेयर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0. यहाँ पर जो हमारे पास साई है, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. एक्स, वाई और जो जेड हैं, दीज आर द 3 कोऑर्डिनेट दैट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ई इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट. और स्टूडेंट, जो यहाँ पर ये है कर्ली स्क्वेयर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वेयर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट रिप्रेजेंट द सेकेंड डिफरेंशियल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सेम
This is the second differential derivative of psi with respect to y, and this is again the second differential derivative with respect of z. स्टूडेंट, दिस इज द कंप्लीट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो कम्प्लीटली आपके सिलेबस में नहीं है, ये हायर क्लासेस में डिटेल में जाता है। मैंने यहाँ पर आपको इसीलिए करवाया क्योंकि जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम है दैट इज बेस्ड ऑन द क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स बेस्ड ऑन दिस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यहाँ से जो हम फंक्शंस यूज़ करेंगे वो सिर्फ हमारे पास कौन सा यूज़ होगा, साई, जो हमें किसके बारे में बताता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव के बारे में। एंड स्टूडेंट, द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन गिव्स द वैल्यू ऑफ ई एंड साई, मीन्स द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। नेक्स्ट स्टूडेंट, दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई, मीन्स वेव फंक्शन की क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अगर हम फिजिकल सेंस में बात करते हैं तो जो साई है दैट गिव्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। हमें यह भी पता है कि इन केस ऑफ द लाइट वेव अगर हम क्या कर देते हैं, स्क्वेयर ऑफ द एम्पलीट्यूड कर देते हैं ऑफ द वेव एट अ पॉइंट दैट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो सेम किसके केस में होगा, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव मोशन। द स्क्वेयर ऑफ दिस वेव फंक्शन मीन्स साई स्क्वेयर will taken as intensity of the electron at any point। या हम दूसरे वर्ड्स में ये भी बोल सकते हैं कि जो साई स्क्वेयर है that determines the probability of finding the moving electron in a given region, means it gives the probability density। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अराउंड ये हमारे पास कौन है, इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं इस तरह से इसको एक सर्कुलर मोशन में शो करूं तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, दिस इज टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, दिस इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। और ये इतना पोर्शन मीन्स एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर किसको कॉन्स्टिट्यूट करता है, एक वेव को। ये हमारे पास इसका वेव फंक्शन साई, ये भी वेव फंक्शन साई। और अगर इन दोनों का मैं स्क्वेयर कर दूं मीन्स साई स्क्वेयर कर दूं तो ये हमें क्या देगा, प्रोबेबिलिटी, मीन्स कितनी प्रोबेबिलिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अराउंड द न्यूक्लियस व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड्स द न्यूक्लियस और अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि साई स्क्वेयर की सिग्निफिकेंस है क्योंकि वो हमें किसके बारे में बताता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में। बट साई की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्यों, वो सिंपली हमें किसके बारे में बताता है, एम्पलीट्यूड के बारे में। एक और ध्यान रखना है स्टूडेंट कि अगर साई स्क्वेयर की वैल्यू कैसी है, हाई, मीन्स देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट दैट पर्टिकुलर प्लेस। अगर हमारे पास साई स्क्वेयर की वैल्यू कैसी आती है, स्मॉल, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन स्मॉल होगी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और अगर हमारे पास साई स्क्वेयर ऑलमोस्ट कैसा आता है, ज़ीरो, तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है एट दैट पॉइंट इज नेग्लिजिबल, मीन्स वहाँ पर वो कैसी प्रोबेबिलिटी शो करेगा इलेक्ट्रॉन की, ज़ीरो या फिर नेग्लिजिबल। अब स्टूडेंट, इस फिजिकल सिग्निफिकेंस के बाद हम एक प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट पर पहुँच जाते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है एग्जिस्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम क्या कह सकते हैं, देयर इज़ नो एनी सर्टेन रीज़न और सर्टेन प्लेस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। हम सिर्फ क्या बता सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, चांसेस बता सकते हैं, संभावना बता सकते हैं कि इस रीजन में इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग ज़्यादा होगी, मीन्स मैक्सिमम होगी, यहाँ पर मिनिमम होगी और यहाँ पर नेग्लिजिबल होगी, विद द हेल्प ऑफ द वैल्यूज ऑफ साई स्क्वेयर। तो इस कंसेप्ट से हमारे पास क्या आ जाता है, एक प्रोबेबिलिटी पिक्चर आ जाती है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड दैट लेड्स टू द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मीन्स एटॉमिक ऑर्बिटल को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, एक रीजन इन अ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मैक्सिमम मीन्स कि 90 to 95% प्रोबेबिलिटी हो किस चीज़ की, इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यानी कि ऑर्बिटल कंसेप्ट को ड्रॉ करूं तो मैं किस तरह से दिखा सकती हूँ, दिस इज द न्यूक्लियस,
एंड दिस वन इज द ऑर्बिटल पिक्चर। यहाँ पर जो ये मैंने डॉट्स इंडिकेट की हैं, ये डॉट्स किस चीज़ को इंडिकेट करती हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ डॉट्स होंगी मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन भी उतनी ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं इन डॉट को इस तरह से रेयर फॉर्म में दूर दूर करके लगाऊं मींस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग कैसी है? कम, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कैसी है? ज़्यादा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो डॉट्स हैं दे गिव्स द रिलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर रीजन। कुछ में ज़्यादा डॉट्स हैं तो मीन्स ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, कम डॉट्स हैं तो कम प्रोबेबिलिटी है ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट कंप्लीट डिस्कशन से हमारे पास दो टर्म्स इंट्रोड्यूस होती हैं, वन इज़ द ऑर्बिट एंड सेकंड वन इज़ द ऑर्बिटल। तो नेक्स्ट हम करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू। तो फर्स्ट तो हम डिफरेंशिएट करेंगे ऑर्बिट को क्या डिफाइन करते हैं? वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन ऑर्बिटल क्या होता है? वो स्पेस है, वो रीजन है अराउंड न्यूक्लियस जहाँ पर हमें क्या मिलती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। ऑर्बिट हमें क्या शो करते हैं? प्लेनर मोशन। लेकिन जब हम इनकी बात करते हैं ऑर्बिटल की तो ये हमें क्या शो करते हैं? 3 डायमेंशनल मोशन। अब जो ऑर्बिट्स हैं उन सब की शेप एक जैसी होती है, कैसी? सर्कुलर। लेकिन जो ऑर्बिटल्स होते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैव द डिफरेंट शेप्स। ये आगे क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे एस ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल होगा, पी ऑर्बिटल डम्बल्ड होगा, डी ऑर्बिटल डबल डम्बल्ड शेप में होगा। अब जो हमारे पास ऑर्बिट्स हैं वो सारे सर्कुलर हैं, मींस इनके पास कोई डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता। लेकिन जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी डिफरेंट शेप्स है वो किसके बेसिस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शनल नेचर, या हम ये बोल सकते हैं ओरिएंटेशंस इन द डिफरेंट डायरेक्शन के बेसिस पर। एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है स्टूडेंट कि एस ऑर्बिटल को छोड़कर बाकी सबके पास क्या होता है? डायरेक्शनल कैरेक्टर, क्योंकि एस ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के अंदर हो सकते हैं वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 2n²। एन यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। लेकिन किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2। 2 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। एंड वन लास्ट वन इज ऑर्बिट जो है दैट इज अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू। ऑर्बिट जो कंसेप्ट है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन जो ऑर्बिटल का कंसेप्ट है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द